सोच कर देखिए दोस्तों कि अगर आपके घर पर कोई पार्सल आए, अगर आप उस पार्सल को खोले और खोलते ही वो ब्लास्ट हो जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा। आज की जो कहानी है वो कोई सीरियल किलर के ऊपर नहीं है। आज की कहानी एक बहुत ही इंटेलिजेंट शख्स के ऊपर है, लेकिन ये जितना इंटेलिजेंट है उतना ही बड़ा अपराधी भी है। ये कोई सीरियल किलर नहीं है बल्कि एक सीरियल बॉम्बर है। इसका नाम प्रेस वालों ने दिया था द यूनाबॉम्बर, लेकिन इसका असली नाम है टेड काकजेंस्की। लेकिन दोस्तों मैं इस कहानी में इसको टेड नाम से बुलाऊंगा। और ये क्या करता था, कोई भी बॉक्स में वो बॉम्ब बनाकर लोगों को पोस्ट के द्वारा भेजा करता था और जो उसका भेजा हुआ बॉक्स खोल लिया करता था उसकी तो जान जानी निश्चित थी। आप खुद सोचिए, एक बॉक्स या पार्सल वो बनाता था जिसमें एक ऐसा सिस्टम लगाता था जो खोलते ही ब्लास्ट हो जाता था। तो एक तरह से इसको एक आतंकवादी भी बोल सकते हैं। लेकिन ये आतंकवादी बना क्यों, या फिर ये एक यूनाबॉम्बर बना क्यों? इसके पीछे की जो कहानी है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस कहानी के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। इसने ये बम बनाने का काम 20 सालों तक किया था और 20 सालों तक पुलिस ये भी पता नहीं कर पाई थी कि इसके पीछे है कौन, ये बम कौन भेज रहा है। पकड़ना तो दूर की बात थी, पुलिस तो छोड़िए, वो भी FBI तक नहीं पता कर पाई थी इसके बारे में। अब इसने जितने बम भेजे थे उन बम्बों ने बहुत नुकसान तो पहुंचाया ही था लोगों को। इसके साथ साथ कई लोगों के हाथ पैर जख्मी हो गए थे, किसी की आंख की रोशनी चली गई थी, तो किसी के कानों के पर्दे फट गए थे, तो किसी को इन बम्बों से बहुत भयानक बीमारी तक हो गई थी। लेकिन 3 लोगों की जान भी चली गई थी इन बम्बों से। और जब जान चली गई तो ये मामला बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। जब ये आदमी पकड़ा गया तो तब पुलिस वाले भी इसका घर देखकर एकदम हैरान रह गए थे, क्योंकि इसका घर एकदम जंगल के बीच में था, एकदम सुनसान जगह पर। एक केबिन था, उस तरह के केबिन में ये रहा करता था। और कमाल की बात तो ये थी कि इस घर में ना कोई बिजली थी और ना ही कोई पानी की सुविधा। ये बिना बिजली और बिना पानी के ही इस घर में रहा करता था। कैबिन के अंदर वहीं बॉम्ब बनाने वाले सभी उपकरण उपलब्ध थे। अब किस वजह से ये एक यूनाबॉम्बर बना था और क्यों ये इस तरह से रहता था सुनसान इलाके में जहाँ ना ही बिजली है और ना ही पानी की सुविधा, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जो ये टेड है दोस्तों, उसका जन्म हुआ था 22 मई 1942 को शिकागो इलिनॉइस US में। इसके माता पिता श्रमिक थे दोनों, और दोनों पोलिश अमेरिकी थे जो कैथोलिक के रूप में पले बढ़े, लेकिन बाद में नास्तिक बन गए थे। टेड पहली से चौथी कक्षा तक 6 से 9 साल की उम्र तक टेड ने शिकागो के ही सरमन एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की। टेड पढ़ाई में शुरू से ही बहुत अच्छा था। टेड का परिवार फिर 1952 में उपनगरीय एवरग्रीन पार्क इलिनॉइस में चला गया। टेड को फिर वहीं पर एवरग्रीन पार्क में सेंट्रल स्कूल में दाखिला मिल गया और वो वहीं पर पढ़ाई करने लगा। इसके साथ इसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था डेविड, और ये डेविड इस कहानी में बहुत महत्वपूर्ण शख्स है। आप इस डेविड को ध्यान में जरूर रखना। और इसके बाद फिर टेड को एक गंभीर बीमारी हो गई थी बचपन में, एक स्किन की बीमारी। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। अब इस बीमारी के चलते टेड को तकरीबन 10 या 15 दिनों तक एकदम आइसोलेशन में रखा गया, वो भी तब जब वो एकदम छोटा था। और उसकी मां ने बाद में बताया कि जब टेड को आइसोलेशन से निकाला गया तो तब टेड एकदम बदल चुका था, मतलब उसका व्यवहार एकदम बदल चुका था। ये इसके जीवन की ऐसी घटना है जिसने इसके दिमाग पर काफी प्रभाव डाला था, लेकिन आगे जाकर फिर एकदम नॉर्मल हो गया था। इसकी मां ने यह भी बताया कि टेड जानवरों से बहुत प्यार करता था। जब भी ये किसी जानवरों को पिंजरे में देखा करता था तो इसको बहुत बुरा लगता था। और जब टेड 5th क्लास में हुआ तो तब इसका IQ टेस्ट हुआ, तो इसमें इसका स्कोर था 167, 167, जो कि मतलब हाई स्कोर होता है। मैं आपको बता दूं कि एक नॉर्मल शख्स का IQ लेवल 85 से लेकर 115 तक होता है, और जिसका 130 से ज़्यादा होता है तो वो बहुत हाई लेवल माना जाता है। मतलब ये बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट था। IQ लेवल हाई होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेड के लिए ये एक नेगेटिव साबित हुआ। मतलब ये अपने IQ लेवल का पॉजिटिव वे में उपयोग नहीं कर पाया। और इसके माता पिता ने क्या किया कि ये इंटेलिजेंट तो था ही, इसके चलते इसकी 2 क्लास जंप करवा दी।
और इसकी वजह से क्या हुआ कि इसको जिस क्लास में डाला गया उसमें इसकी उम्र के बच्चे थे ही नहीं, इससे बड़ी उम्र के बच्चे थे। और इस वजह से इसको ये सारे बच्चे धमकाते थे, मारते पीटते थे। ये बचपन से ही बहुत शर्मीला लड़का था। अब ऐसे ही इसका जीवन चल रहा था और ये हाई स्कूल तक पहुंच गया। हाई स्कूल में भी ये काफी इंटेलिजेंट था और ये वही टाइम था जब इसको मैथ्स में काफी रुचि आने लगी थी। ये कई घंटों तक एडवांस मैथ प्रॉब्लम सोल्व करने में लगा रहता था। अब हाई स्कूल में इसके ग्रेड इतने अच्छे थे कि इसको सिर्फ 16 साल की उम्र में हार्वर्ड भेजा गया और 1958 में सिर्फ 16 साल की उम्र में इसको हार्वर्ड में एडमिशन भी मिल गया। इसके बहुत ही कम फ्रेंड्स थे वहां पर, लेकिन जितने भी थे उन्होंने बोला कि ये काफी इंटेलिजेंट है लेकिन बहुत ही ज्यादा शर्मीला लड़का है, किसी से कोई फालतू बात नहीं करता है, सिर्फ अपने काम से काम रखता है। फिर सन 1962 में बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मैथ्स ये डिग्री मिली इसको हार्वर्ड से। अब इसकी जिंदगी में दोस्तों एक बहुत ही बड़ी घटना होने वाली थी और इस घटना का नेगेटिव असर इसके दिमाग पर पड़ने वाला था। और जब ये हार्वर्ड सेकंड ईयर में था तब एक साइकोलॉजिकल एक प्रोजेक्ट चालू हुआ इस हार्वर्ड में, जिसके लिए इसने उसमें साइन इन किया और इन सभी को बोला गया कि इसमें वो अपनी लाइफ के बारे में एक एस्से लिखें, जो घटनाएं उनके बचपन में घटी हैं और आगे वे क्या करना चाहते हैं वो सब बातें इस एस्से में लिखें। और उन्होंने ये जो एस्से लिखे थे उस चीज को एक तरह से किसी को दिया गया और जिसको दिया गया था उसका ये काम था कि जो भी ये एस्से वगैरह उन्होंने लिखा है उस एस्से का एकदम मजाक उड़ाए, मतलब उसकी बहुत बेइज्जती करें और साथ ही जिसने ये एस्से लिखा है उसके साथ बात करें। मतलब मैं बता दूं दोस्तों कि आपको साफ साफ क्या सिस्टम था इसका। मतलब ये कि जिसने ये एस्से लिखे थे उसकी भी बेइज्जती की जाएगी और साथ में उस एस्से की भी, और ये देखा जाएगा कि उस एस्से लिखने वाले का रिएक्शन क्या होता है बेइज्जती करने पर। तो टेड ने जो एस्से लिखा था उसको लेकर इसको काफी गालियां पड़ी, उसका मजाक उड़ाया गया और ये काफी दिनों तक चला और इसका बहुत ही बुरा असर टेड के दिमाग पर पड़ा। जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया था उसके ऊपर टेड को काफी गुस्सा आता था क्योंकि ये चीज टेड के दिमाग में बैठ गई थी। वो टेड उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और इसके साथ और स्टूडेंट्स भी ये मानते थे कि इसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा था कि टेड बाद में एक ऐसा सीरियल बॉम्बर बन गया। अब सन 1962 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में ये अपनी मास्टर्स डिग्री और अपनी पीएचडी कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद फिर 1967 में इसी यूनिवर्सिटी में इसको असिस्टेंट ऑफ मैथ प्रोफेसर्स की जॉब मिल गई। इसी यूनिवर्सिटी में टेड के साथ एक और अजीब वाक्य हुआ था और वाक्य ये था कि टेड अपना जेंडर चेंज करवाना चाहता था, मतलब वो एक लड़के से लड़की बनना चाहता था और वो यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के किसी डॉक्टर से भी मिलने चला गया था इसके बारे में बात करने के लिए। लेकिन जब ये वेटिंग रूम में था तब इसका दिमाग घूमा और फिर ये वापस आ गया। फिर उसने अपना डिसीजन कैंसिल कर दिया और फिर 30 जून 1969 को इसने ये अपनी मैथ प्रोफेसर की जॉब छोड़ दी। अब यहाँ से निकलने के बाद ये अपने माता पिता के पास इलिनॉइस में वापस चला गया और वहाँ फिर ये 2 साल तक रहा। इसके ठीक 2 साल बाद मैंने पहले जिस कैबिन का जिक्र किया था ये उसी कैबिन में रहने लगता है। ये कैबिन था लिंकन मोंटाना में। ये एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता था जो सोसाइटी से एकदम दूर हो, एकदम सुनसान में। इसको सोसाइटी वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसे अपने आसपास वाले लोग भी बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसने फिर ये डिसाइड किया कि कुछ दिनों तक जॉब करेगा जिससे कुछ पैसे कमा सके और फिर उसके बाद कहीं पर जंगल में जमीन वगैरह खरीद कर वहीं पर ही शांति से रहेगा अपना एक अलग कैबिन बनाकर। और उसने ये अचीव भी कर लिया था। इसने ये कैबिन बनाया और यहाँ पर ही रहने लगा बिना बिजली और बिना पानी के। इसका जो ये कैबिन था उसमें ज्यादा कुछ सामान था ही नहीं, टेबल, चेयर, बेड और कुकिंग के लिए कुछ चीजें और एक साइकिल थी इसके पास। अब 1975 में इसका जो दिमाग है वो एकदम हिंसक होने लगता है। हिंसक होने का कारण ये था कि ये जो टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो रही थी इसको ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसको शुरू से ही एकांत में रहना पसंद था
और इसने जब ये देखा कि इसका जो ये केबिन है उसके आसपास के इलाके में तो सोसाइटी बननी शुरू हो रही है, तो इसको बहुत ही गुस्सा आया और फिर इसी गुस्से में इसने छोटे मोटे क्राइम्स करने शुरू कर दिए, जैसे कहीं पर जाकर आग लगा देना। इस तरह के काम ये करने लगा और बाद में इसने ये भी बताया कि इस समय उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे कि एक तो वो जंगल के और अंदर जाकर रहने लगे और दूसरा ये कि ये जो सिस्टम है इसको ही चैलेंज कर दे। इस तरह की चीजें इसके दिमाग में चल रही थी और इसको बदला चाहिए था कि ये इस इलाके में सोसाइटी क्यों बन रही है, डेवलपमेंट क्यों हो रहा है और लोग क्यों इस तरह की टेक्नोलॉजी के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इन सब चीजों से इसको बदला चाहिए था और इस चीज का बदला लेने के लिए इसने एक ही रास्ता अपनाया और वो था कि खून करना। जो लोग इन सब चीजों में इन्वॉल्व हैं उनका खून करना। और खून करने के लिए इसने फिर ये बॉम्ब बनाने शुरू किए। इसके जो शुरुआती बॉम्ब थे वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे कि किसी की जान ले सके। इंजर्ड जरूर कर देते थे लेकिन जान नहीं ले पा रहे थे। अब इसके ये जितने भी बम विस्फोट थे वो हुए थे सन 1978 से लेकर 1995 के बीच में। इसने टोटल 16 बम बनाए थे और जैसा कि मैंने आपको कहानी के शुरू में ही बताया था कि किसी बॉक्स में या पार्सल में ये सब बम बना देता था और फिर जिसको भी मारना होता था उसके पास पार्सल कर देता था। जब वो आदमी पार्सल खोलता था तो अभी बम ब्लास्ट हो जाता था। ऐसे करते करते इसने 3 लोगों की जान ले ली थी और 23 लोगों को इसने घायल कर दिया था। और अपने बॉम्ब में ये FC लिखा करता था जिसका फुल फॉर्म था फ्रीडम क्लब। इसका जो पहला बम था वो था एक आदमी के लिए जिसका नाम था टेरी मार्कर। 25 मई 1978 को जो टेरी है उसके पास एक पार्सल आया जो कि एक रिटर्न पार्सल था। लेकिन टेरी मार्कर को भी शक हुआ कि उसने अगर कुछ पार्सल भेजा ही नहीं है तो रिटर्न कैसे आएगा। तो उसने उसी यूनिवर्सिटी की पुलिस को बोला इसके बारे में। पुलिस ने उस पार्सल को बस नॉर्मल पार्सल समझकर खोल दिया और उनके खोलते ही उनके हाथों में ही बम ब्लास्ट हो गया। लेकिन किसी को कुछ ज्यादा चोटें नहीं लगी क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। और इसका जो सेकंड बम था वो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में भेजा गया था। इसके ठीक 1 साल बाद एक बॉक्स में वो बम भेजा गया था और एक स्टूडेंट्स ने उसको खोला और फिर वो बम भी ब्लास्ट हो गया और वो स्टूडेंट्स घायल हो गया। उसको भी कुछ ज्यादा चोटें नहीं आई थी। लेकिन जब इसको पता चलता था कि इन बमों से किसी की जान नहीं जा रही है तो इसको बहुत बुरा लगता था। अब दोस्तों जो ये छोटे छोटे बम थे जिनके कारण ज्यादा इंजरी नहीं हो रही थी तो पुलिस ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो इसको सीरियस नहीं ले रही थी। लेकिन एक ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से FBI जैसी एजेंसी भी इसमें इन्वॉल्व हो गई और वो घटना थी सन 1979 में एक कार्गो फ्लाइट में इसने एक बम रख दिया था और ये फ्लाइट शिकागो से वाशिंगटन DC जा रही थी। लेकिन बम किसी कारण की वजह से ब्लास्ट नहीं हो पाया, सिर्फ उस बम में से धुआं ही धुआं निकल रहा था। तो फिर इस फ्लाइट को इमरजेंसी लैंड किया गया और तब जाकर फिर इन बम्बों को सीरियस लिया गया। और फिर पुलिस ने बाद में ये भी बताया कि अगर वो बम फ्लाइट में ब्लास्ट हो जाता तो पूरी फ्लाइट ही क्रैश हो जाती, सब लोग मारे जाते, कितनी बड़ी घटना हो सकती थी। अब दोस्तों ऐसे ऐसे करके ये बम भेजता गया, फिर बम ब्लास्ट हुए, लोग भी मरे, काफी सारे लोग घायल भी हुए। फिर इसके जो बाद के बम थे वो इतने ज्यादा भयंकर थे कि लोगों के हाथ पैर तक जख्मी हो जाते थे, उनकी आंखों की रोशनी तक चली जाती थी, कानों के पर्दे तक फट जाते थे। लेकिन फिर भी पुलिस इस तक नहीं पहुंच पाई और वो ये सब कैबिन में बैठ कर रहा था, लोगों की नजरों से एकदम दूर। इसकी वजह से ये पकड़ा नहीं गया। लेकिन ऐसा करते करते सन 1995 में एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से ये पकड़ा जाने वाला था। इसने कई मीडिया आउटलेट्स में एक लेटर भेजा कि उसका एक घोषणा पत्र है 35,000 शब्दों का और ये चाहता है कि जो ये न्यूज़पेपर्स हैं, ये मीडिया वाले हैं, वो पूरा ये घोषणा पत्र जो है उसको पब्लिश कर दे। और अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो वो और बमबारी नहीं करेगा, मतलब और बम नहीं बनाएगा। और इस घोषणा पत्र में इसने वही सब लिखा हुआ था जो इसके दिमाग में चल रहा था कि लोगों को टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं जाना चाहिए, ये सब कितना नुकसान करते हैं और ये सोसाइटी से बदला लेगा। ये सब चीजें इसने इस घोषणा पत्र में लिखी हुई थी। इसका जो ये घोषणा पत्र था वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गया था, उन्होंने पब्लिश कर दिया था। अब क्या हुआ
इसका जो भाई था डेविड, जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि ध्यान में रखना इस शख्स को, डेविड और उसकी पत्नी ने उसका जो ये राइटिंग स्टाइल है वो पहचान लिया था। ऐसे भी उन दोनों को डाउट था कि ये जो उसका भाई है उसका दिमाग एकदम हिला हुआ है, वो लोगों से एकदम दूर सुनसान जगह पर रहता है और उसको लोगों से बातचीत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो तो बिल्कुल टेड के जैसा ही लग रहा है, क्योंकि इतने सालों तक जो टेड है उसने अपने भाई डेविड को बहुत सारे लेटर्स भेजे थे। अब इस चीज को कन्फर्म करने के लिए उन्होंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया। फिर डेविड के पास जो लेटर्स थे उनको और उस पब्लिश घोषणा पत्र की राइटिंग को मैच किया गया, तो ये सामने आया कि ये राइटिंग 75 से 80% तक यही चांस है कि ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं टेड ने और ये जो घोषणा पत्र है ये दोनों एक ही आदमी के द्वारा लिखे गए हैं, यानी कि टेड के द्वारा। अब ये बात फिर FBI को भी मालूम चल गई। डेविड ने पहले FBI से आग्रह किया कि उसकी ID प्राइवेट रखी जाए, लेकिन बाद में ऐसा हुआ नहीं, ये प्रेस के सामने रिलीज हो गया। डेविड की भी दाद देनी होगी दोस्तों कि उसने समाज के लिए अपने सगे भाई की कुर्बानी दे दी, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ये बम भेजता जाएगा और किसी न किसी शख्स का तो घायल होना पक्का है और शायद क्या पता किसी शख्स की जान भी चली जाए इन बम से। इसलिए उसने अपने भाई के बारे में पुलिस को सब कुछ बता दिया। अब इसके चलते 3 अप्रैल 1996 को फिर पुलिस ने टेड को उसके लॉक कैबिन से गिरफ्तार कर लिया। इसके कैबिन की जांच की गई और वहां पर पुलिस को बम बनाने का पूरा सामान उनको मिल चुका था। इसके अलावा एक लाइव बम जो टेड किसी को पार्सल करने वाला था वो भी पुलिस ने बरामद किया, लेकिन टेड ने कहा था कि मेरा घोषणा पत्र पब्लिश कर दोगे तो मैं और बम नहीं बनाऊंगा, लेकिन फिर भी वो बम बना रहा था। और भी कई सारी चीजें जो बम बनाने में इस्तेमाल होती हैं वो भी पुलिस को वहां से मिली। अब दोस्तों जून 1996 में इसका केस स्टार्ट होता है कोर्ट में और इसको सभी जुर्म में दोषी पाया गया और इसके जुर्म के लिए इसको कोर्ट ने फिर 8 आजीवन कारावास की सजा सुनाई, यानी उम्र कैद की, और वो भी बिना पैरोल के। इसने जब ये जेल में था तो सुसाइड करने की भी कोशिश की थी और फिर 14 दिसंबर 2021 को 79 वर्षीय टेड को स्वास्थ्य कारणों की वजह से फ्लोरेंस कोलोराडो से सुपरमैक्स जेल से फेडरल मेडिकल सेंटर बटर उत्तरी कैरोलिना में भेज दिया गया। जेल कर्मचारियों ने इस स्थानांतरण के सटीक कारण का खुलासा नहीं किया है। हालांकि एक पत्र मित्र के साथ टेड ने संकेत दिया था कि वह टर्मिनल कैंसर से पीड़ित है और इसका जो कैबिन था वो फेमस कैबिन उसको ऑक्शन किया गया और उससे $2,32,000 मिले और जो ये डॉलर्स मिले थे वो विक्टिम्स के इलाज वगैरह में खर्च हो गए थे, जितने भी इसके विक्टिम्स थे। तो दोस्तों यही कहानी थी आज की। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।